सो हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश में हिमालय और मैदानी भागों को देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है ये प्रायद्वीपीय भारत की इमेज है। इसको थोड़ा जूम इन कर लिया जाए। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका आपको पता होगा कि जो गोंडवाना लैंड बना था, मतलब ये जो पेंजिया थी, पेंजिया के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। ठीक, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है ये, और उतना ही पुरातन है जितना कि पेंजिया की चट्टान है। ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, पेंजिया से ही तो निकला है ये। यह देखने में उल्टे त्रिभुज के समान है, जिसके शीर्ष पर कन्याकुमारी एवं दो आधार पश्चिम में अरावली तथा पूर्व में मेघालय पठार द्वारा निर्मित है। ये इस टाइप का है। ये नीचे कन्याकुमारी है और इधर क्या है, अरावली तक ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, और इधर मेघालय का जो पठार आपको मिलेगा। ठीक, जैसा कि ये डायग्राम हम लोगों को बता भी रहा है। जो फ्रंट पेज पे हमने डायग्राम देखा था, ये देखिए। ये है आपका कंप्लीट। यहाँ पे कन्याकुमारी है। ये जो पोर्शन है एक्सटेंडेड होकर उधर चला जाता है मेघालय पठार की तरफ, और ये वाला कुछ अरावली की पहाड़ियों की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। यही एक स्ट्रक्चर है। इसको अगर मिला दिया जाए तो ये उल्टे त्रिभुज के समान दिखता है। तो ये क्या है? यह है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। देश का सबसे बड़ा भूभाग है तथा भौगोलिक रूप से इसका विस्तार मेघालय, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान एवं गुजरात के कुछ हिस्सों में है। ठीक, यह प्री कैम्बियन शील्ड है तथा इसकी वर्तमान भू-आकृति आंतरिक बल की तुलना में बाह्य बल अर्थात अपर्दनकारी शक्तियों से अधिक प्रभावित है। देखिए, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको अपर्दनकारी बल पढ़ना है। अपर्दनकारी जो बल हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आंतरिक, अपर्दनकारी नहीं, एक्चुअली स्थलाकृतिक बल बोलते हैं उसको। तो एक होता है आंतरिक बल, दूसरा होता है बाह्य बल। ठीक, आंतरिक बल में मान के चलिए कि जो मैग्मा है, भूकंप है, ठीक, ये आकृतियाँ, ये जो मतलब जो फैक्टर्स हैं, ये स्थल पे किस तरीके का परिवर्तन ला रही हैं, ये स्टडी करते हैं आंतरिक बल में। और बाह्य बल में क्या देखते हैं कि हवा, पानी, ठीक, ये सब किस तरीके से अपर्दित कर रहे हैं अर्थ के सरफेस को किस तरीके से अपर्दित कर रहे हैं, ये पढ़ते हैं कहाँ? बाह्य अपर्दन में। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो सरफेस है, अब उस पर आंतरिक फोर्स मतलब इंटरनल फोर्सेज जो हैं, आंतरिक बल, वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा काम क्या कर रहा है? ये जो बाहरी फोर्स है, जैसे हवा से अपर्दन हो रहा है इसका, ठीक है, पानी से अपर्दन हो रहा है, ये कहने का मतलब था इसका। प्रायद्वीपीय भारत में हमें मूलतः 3 प्रकार के स्थल रूप मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, जब हम लोगों ने भारत पढ़ना शुरू किया था तो हम लोग देख रहे थे प्राकृतिक प्रदेश में भारत के कि एक तरफ क्या है, एक तरफ हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, उसके नीचे क्या है, ये मैदान है, उसके नीचे ये पठार टाइप का इलाका है। ठीक, पठार मतलब पहले से चट्टानें हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो इस तरीके से बांट के हम लोग पूरा भारत को पढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग अपने तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, तो इनकेस जो लोग ज्योग्राफी नया नया पढ़ रहे हैं उनके लिए पता है ये।
तो प्रायद्वीपीय भारत में हमें कितने प्रकार की स्थलकृति मिलती है, कितने प्रकार का स्थल रूप? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो मिलेगा आपको पठार, दूसरी मिलेगी नदी, और तीसरा कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक, मतलब छोटी छोटी कहने को हैं बड़ी बड़ी। तो देखिए पठार कौन कौन से मिलेंगे? मेघालय पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, महाराष्ट्र, आंध्र, दंडकारण्य और कर्नाटक। और नदी बेसिन में महानदी बेसिन, ठीक, उसके बाद दामोदर है, नहीं दामोदर नहीं आएगी, दामोदर झारखंड में बहती है। यहाँ से आप सोन ले लीजिए, सोन एक्चुअली अमरकंटक पार्ट उससे निकलती है, अमरकंटक की चोटी से, जो प्रायद्वीपीय भारत का ही क्या है, पार्ट है। ठीक, थोड़ा बहुत नर्मदा को शामिल कर सकते हैं, प्रायद्वीप की नदी है। ताप्ती हो गई, ठीक है। तो ये सब नदियाँ हैं। और कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। एक थोड़ा सा ये डायग्राम देखते हैं, थोड़ा मतलब लोकेशन का आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। ये तो आपको याद होगा, ये सारा कुछ हिमालय में आता है। ये नाम भी यहाँ पे, ये पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय, ये नेपाल हिमालय, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। और ये अब समझिए कि पूर्वी हिमालय है, ये भूटान हिमालय है, और ये असम हिमालय का पार्ट में आएगा। ठीक, ये रहा असम वैली, और ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर लिया है। कहाँ? पीछे के वीडियोज में। इसमें हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत को। तो देखिए, ये रही आपकी अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये एक शीर्ष है प्रायद्वीपीय भारत का, और दूसरा शीर्ष कहाँ है? मेघालय। और ये रहा कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद मालवा का पठार ये रहा, ये बुंदेलखंड है, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ देखिए, ये बघेलखंड है, ये वाला, ये छोटा नागपुर पठार है। उसके बाद विंध्यन जो माउंटेन रेंज है, विंध्यन श्रेणी, ये ध्यान दीजिए, ये बढ़ते 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 साउथ बिहार के मतलब रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच जाती है विंध्यन श्रेणी। ठीक, ये बीपीएससी के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंसेप्चुअलाइज करने के लिए चीज़ें। उसके नीचे नर्मदा वैली है, नर्मदा नदी यहीं से बहती है विंध्य के बाद। और उसके नीचे यहाँ सतपुड़ा, मतलब नर्मदा बहती है विंध्य से सतपुड़ा के बीच में। ये रहा सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, अरावली, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये नर्मदा वैली मतलब नर्मदा नदी घाटी, और सतपुड़ा के नीचे से बहती है कौन सी? ताप्ती। और ये पूरा कौन सा है? ये वाइट, ये महाराष्ट्र पठार है, ठीक। ये आपको दिख रही है महानदी बेसिन, ये महानदी का अपवाह तंत्र है, ठीक है। उसके बाद ये कर्नाटक का पठार है, ये तेलंगाना का पठार, ठीक है। और ये है ये आंध्र, ये आंध्र का पठार हो गया। और इधर से ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, एक्चुअली जो ऊपर मैंने पढ़ा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट, ठीक। अब इसमें इनको बांट बांट के पढ़ते हैं ना, तेलंगाना का पठार, आंध्र का पठार, रायलसीमा का पठार, ठीक है। उसको हम देखेंगे अभी आगे, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से। उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में औसत ऊंचाई इनकी 900 से 1200 मीटर है, तथा औसत चौड़ाई कितनी है? 55 से 60 किलोमीटर। पश्चिमी घाट श्रेणी का विस्तार है, ठीक। इसका ढाल पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक है, मतलब इस तरीके से है, ठीक है, जो देखने में सीढ़ीदार है
तथा ऐसी संरचना प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग का अरब सागर की द्रोणी में पार्श्व अवतलन से हुई है। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत का प्लेन और इसके साइड में जो ज़मीन थी, ठीक है, ये अचानक से धंस के कहाँ चली गई, मतलब ऐसे धुलकते धुलकते ही चली गई है अरब सागर में। तो इससे क्या हुआ है कि श्रेणीदार संरचना बन गई है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट के किनारे। ठीक, यहाँ से अवतलन हो गया तो अरब सागर में चली गई। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको किनारे तटीय मैदान मिलेगा। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये दिख रहा है, ये मैदान, ये थोड़ा सा मैदान मिलेगा, लेकिन ये अचानक से बिल्कुल स्टीप ढाल का है। यहाँ से मतलब यूँ समझिए कि आप यहाँ से स्टेप करिएगा तो सीधे खाई में चले जाइएगा। समझने के लिए, अचानक से एकदम टूट के नीचे गिर गया, इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व अवतलन। ठीक, तो वैसे यह पर्वत यानी कौन सा? पश्चिमी घाट निरंतर पर्वत श्रेणी के रूप में है। केवल 4 पर्वतीय दर्रे हैं। दर्रे मतलब पास, यानी ऐसे पहाड़ ऐसे ऐसे आ रहा है, बीच में थोड़ा सा रास्ता है, फिर पहाड़ शुरू हो गया। तो ये जो रास्ता है इसको क्या बोला जाता है? दर्रा, पास, जिनसे होकर तटीय मैदान से प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग से संपर्क होता है। समझ गए? इस पर्वत का उत्तर से दक्षिण की ओर निरंतर ऊंचाई बढ़ती है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई क्या होती है? निरंतर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आइएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की ऊंचाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी, जो भारतीय प्लेट का तिब्बती प्लेट के नीचे क्षेपण एवं पूर्व की ओर टिल्ट होने का परिणाम है। ठीक, जैसे ही ये जो इंडियन प्लेट है ये तिब्बतन प्लेट से टकराई है, आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में बढ़ी थी प्लेट। तो ये क्या है? एक तो ये जाके इसके नीचे घुस गई है, तिब्बतन प्लेट के नीचे। ठीक, और दूसरा क्या है? ये पूर्व की ओर टिल्ट है, मतलब ऐसे झुकी हुई है, इस तरीके से कुछ, मतलब ऐसे ट्रायंगुलर बनाना है, त्रिभुजाकार। थोड़ा सा त्रिभुज झुका दीजिए पूरब की तरफ, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? ऐसे थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा। समझ गए? तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि किसका परिणाम है? पूर्व की ओर टिल्ट होने का परिणाम। टिल्ट का मतलब झुका होना। पौराणिक ग्रंथ में इसे सह्याद्री पर्वत कहा गया है। स्थानीय भौगोलिक विशेषता के आधार पर इसे 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक, तो कभी पश्चिमी घाट ना बोल के सह्याद्री बोल दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसको स्थानीय विशेषता के आधार पर कितने भाग में रखा गया है? 3 भाग में। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ देख लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। ठीक है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो ताप्ती नदी से लेकर मालप्रभा नदी तक उत्तरी सह्याद्री है। मालप्रभा से पालघाट जो दर्रा है वहाँ तक मध्य सह्याद्री है, और पालघाट दर्रा से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिणी सह्याद्री है। और ये नीलगिरी रेंज है यहाँ से। ठीक है, इसकी ऊंची वो चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, अब उत्तरी सह्याद्री में आपको कुछ पर्वत चोटियाँ मिलेंगी और कुछ पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी। ठीक, जैसे अजंता पर्वत श्रेणी, सतमाला श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी। कौन कौन सी? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ये पूछा जा सकता है ये पर्वत श्रेणियाँ कौन से मतलब उसमें है, उत्तरी सह्याद्री में, मध्य सह्याद्री में या दक्षिणी सह्याद्री में? तो आंसर क्या है? उत्तरी सह्याद्री। अब अजंता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सलहर। सतमाला की, सॉरी, अजंता और ये अजंता से अटैच्ड है सतमाला यहाँ पे। ठीक, तो इनकी कंबाइंडली ऊंची चोटी कौन सी है? सलहर। बालाघाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, और हरिश्चंद्र की महाबलेश्वर, और हरिश्चंद्र की कुछ गलत बोल दिया मैंने लग रहा है, चलो देखते हैं फिर से।
अजंता की सबसे ऊंची चोटी सलहर, सतमाला की कलसूबाई, बालाघाट की महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्रगढ़। ठीक है। अब ये 4 दर्रों की बात की थी हमने, तो 4 दर्रे कौन कौन से हैं देखिए। मुंबई से नासिक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता है थाल घाट, और ये बिल्कुल उसमें है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाया गया है इसको। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, थाल घाट। थाल घाट किसका रास्ता देता है, मुंबई से नासिक जाने का। उसके बाद मिलेगा आपको भोर घाट, यानी मुंबई से पुणे जाने का रास्ता। ठीक। उसके बाद आप जब नीचे आइएगा तो कोचीन से कोयम्बटूर जाने का रास्ता कौन देता है, पालघाट दर्रा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे पालनी श्रेणी है, और सबसे नीचे आइएगा तो आपको पता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम जो पर्वत ये है श्रृंखला है वो कौन सी है, छोटी कह लीजिए, कार्डमम है, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक। इनके जस्ट ऊपर कौन सा है, सेनकोटा या सिनकाट पास, दोनों में से जो मर्जी हो बोला जाए, सेनकोटा या सिनकाट। ठीक। ये तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का रास्ता देता है, कौन सा, सेनकोटा या सिनकाट पास। तो मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक। अब उत्तरी सह्याद्री को हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। विस्तार हमने देख लिया ताप्ती नदी से मलप्रभा नदी तक। संरचनात्मक दृष्टिकोण से उत्तरी सह्याद्री में बेसाल्ट की चट्टानें मिलती हैं। ठीक। अजंता, सतमाला, बालाघाट एवं हरिश्चंद्र उत्तरी सह्याद्री के प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला हैं, जबकि सलहर, कलसूबाई, महाबलेश्वर एवं हरिश्चंद्रगढ़ उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख पर्वतीय चोटी हैं। कलसूबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, जबकि महाबलेश्वर के निकट से कृष्णा नदी का उद्गम है। ठीक। महाबलेश्वर के निकट से कृष्णा नदी का उद्गम है। उत्तरी सह्याद्री में 2 पर्वतीय दर्रे हैं, कौन कौन से, थाल घाट और भोर घाट। ध्यान दीजिएगा, यही है बस उत्तरी सह्याद्री, इसी में 2 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट। ये जो कोयम्बटूर पाल घाट है ये आपको मध्य सह्याद्री में मिल जाएगा, और ये सेनकोटा है, सेनकाट पास है, ये कहाँ मिलेगा, दक्षिणी सह्याद्री में। मध्य सह्याद्री देखते हैं। मालप्रभा नदी से लेकर कहाँ, पालघाट दर्रा तक। संरचनात्मक दृष्टिकोण से मध्य सह्याद्री में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। आपको पता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं मतलब इसमें क्या मिलेगा, खनिज, और वो भी कौन से, धात्विक, मेटेलिक। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, चर्नोकाइट कहा जाता है। मध्य सह्याद्री मुख्यतः गोवा एवं कर्नाटक में है। कर्नाटक में इसे बाबा बुदन की पहाड़ी कहते हैं, जिसका कुद्रेमुख क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख से क्या निकलता है, लोहा। पालघाट दर्रा के उत्तर में नीलगिरी पर्वत के पास पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट एक दूसरे से जुड़े हैं। ये यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से जुड़े हैं। यहीं से रिलेटेड करके क्वेश्चन अगर आप किसी ने ध्यान दिया हो तो 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो सिर्फ कितने, 5 राज्यों में है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए गुजरात में है, एक तो गुजरात में हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा उसके नीचे क्या दिल लें तो कर्नाटक ले लीजिए, फिर एक गोवा आ जाएगा, उसके बाद केरल। इसके बाद तो इधर कुछ नहीं बचता। तो अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो कन्फ्यूजन होगा, बिल्कुल होगा कि पश्चिमी घाट में तो 5 ही स्टेट हैं, तो पश्चिमी घाट में 5 ही में मिलता होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये जो कंजंक्शन पॉइंट से ये जाके मिल जाता है, यहाँ से थोड़ा सा तमिलनाडु का रीजन शुरू हो जाता है। तो एक जो स्टेट है कौन सा है, तमिलनाडु, इसलिए वो स्टेटमेंट क्या हो जा रहा था, वो गलत था। ठीक।
तो इसको ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में ये है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत के पास क्या है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोदा बेट्टा एवं ऊटी या उटक मंडलम जैसे हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ी में ही है। ठीक है, अब पालघाट दर्रा, यह अन्नामलाई एवं नीलगिरी पहाड़ी के मध्य तथा केरल के कोचीन एवं तमिलनाडु के कोयम्बटूर के मध्य रेल मार्ग प्रदान करता है। कहाँ कहाँ से, केरल के कोचीन से और तमिलनाडु के कोयम्बटूर के मध्य क्या है जो रेल मार्ग है वो कौन देता है, यही पालघाट दर्रा। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की। लास्ट पालघाट दर्रा से फिर कन्याकुमारी तक, इसमें भी क्या है, चरणोकाइट चट्टानें ही मिलेंगी। पालघाट के दक्षिण में इसे अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं और या अन्नामलाई के दक्षिण पूर्व विस्तार को पालनी की पहाड़ी एवं सुदूर दक्षिण के भाग को कार्डमम या इलायची की पहाड़ी कहते हैं। देखिए पालघाट के, एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं, पालघाट के दक्षिण में क्या कहते हैं, अन्नामलाई। ठीक है, और वहीं से जो कंजंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, पालनी की श्रेणी। और यही जो सुदूर इसका दक्षिणी पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी। पालघाट के दक्षिण में इसे किसको बोलते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं। और अन्नामलाई के दक्षिण पूर्व विस्तार को पालनी की पहाड़ी एवं सुदूर दक्षिण के भाग को कार्डमम या इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ऑल सेट। आइए, अन्नामलाई श्रेणी में अवस्थित अन्नामुदाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, जबकि पालनी की पहाड़ी में अवस्थित कड़ईकोनाल एक हिल स्टेशन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो क्या हम आंसर का टिक करेंगे, अन्नामुदाई। ठीक, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो डोदा बेट्टा। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री में एक पर्वतीय दर्रा है जिसे सेनकोटा या सेनकाट पास कहते हैं। यह पालनी एवं कार्डमम श्रेणी के बीच है तथा केरल के त्रिवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। ये ऊपर डायग्राम में देखा हमने। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। यह एक महान जल विभाजक है। जल विभाजक कहने का मतलब है जो दो अपवाह तंत्रों को अलग अलग कर दे। ठीक, तो आपको याद होगा, ऊपर से नीचे ही देख लेते हैं यार। अर्थात यह प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली को अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में बांटता है। अब यहीं से कुछ नदियाँ इधर निकल जाती हैं और कुछ नदियाँ इधर निकल जाती हैं। नर्मदा जैसे पश्चिम की तरफ बहेगी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये किधर बहेंगी, पूर्व की तरफ। तो इनको कौन, इन दो अपवाह तंत्रों को कौन अलग कर रहा है, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो एक क्या है, एक महान जल विभाजक है। अर्थात यह तो पढ़ लिए, यह एक पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। बिल्कुल ध्यान में रखना है जहाँ जहाँ ये वर्ड दिख जाए, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन सा है उसको एक अलग से पेन में पेज में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 6, 7 या 8 हैं, ऐसे ही हैं। वो जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल इसको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट क्या है कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहने का मतलब है कि यहाँ जैव विविधता भरपूर मात्रा में भर भर के पाई जाती है। ठीक, तो ऐसे स्थल को क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट या पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल। अब किसी को ये पता चले कि भैया जैव विविधता क्या है, तो डिफरेंट पेड़ पौधे, अलग अलग पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, इनका मिलना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता। ठीक, यह संसार के अधिकतम जैव विविधता वाले प्रदेशों में आता है और इसे पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र, इको सेंसिटिव रीजन घोषित कर दिया गया है। ठीक, क्योंकि क्या है कि देखिए यहाँ इतनी ज़्यादा वो हुई है, मतलब क्या बोले उसको, लोगों ने खुदाई की है, जैसे पहाड़ में से कुछ खोद खाद के निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया है कि पश्चिमी घाट का जो क्या है डिटोरिएशन हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत डिस्टर्ब एरिया हो गया था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इको सेंसिटिव रीजन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, कि इसको मतलब कंजर्व करके रखना है। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ये सारे पिटी फैक्ट्स हैं,
ये सब याद होने चाहिए। यहाँ पर अवैध खनन की जांच एवं पारिस्थितिकीय निम्नीकरण की जांच के लिए 2 आयोग बने हैं। देखिए कौन कौन से, माधव गाडगिल आयोग और कस्तूरी रंगन आयोग। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि माधव गाडगिल आयोग और कस्तूरी रंगन आयोग क्या ये पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड है, मतलब पश्चिमी घाट से? तो गलत नहीं करना है, सही करना है कि हाँ रिलेटेड है, क्योंकि कस्तूरी रंगन जो है ये बहुत सारे उसमें हैं, इनका गठन बहुत सारे आयोगों के लिए किया गया है। सिमिलरली माधव गाडगिल का भी बहुत सारे कमेटी के लिए किया गया है। ठीक है, जैसे शिक्षा पे हैं, है ना, अर्थशास्त्र पे भी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस पर्वतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शुष्क पर्णपाती वन प्राप्त होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट श्रेणी। ये तो हमने देख लिया, ये पश्चिमी घाट था पूरा, यहाँ से यहाँ तक कन्याकुमारी तक। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। देखिए महानदी बेसिन है, महानदी निकलती है यहाँ से। यहाँ पे एक आपको महेंद्रगिरी पर्वत दिखेगा उड़ीसा के आसपास, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, और तमिलनाडु में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में भी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तमिलनाडु में इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? जावदी, सेवराय, पंचमलाई, कोलामलाई, गुडुमलाई। इसमें मलाई वो क्या है? तमिलनाडु। और इसमें कुंड कुंड लगा रहेगा वो आंध्र प्रदेश में, एक आध को छोड़ के, जैसे इरामल्ला, नांदयाल घाटी और नालामल्ला। उसके बाद शेषाचलम, फिर वलीकुंड, पालकुंड, अरायाकुंड। ठीक, इसमें इम्पोर्टेंट है शेषाचलम की पहाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। और किसका पार्ट है? ये पूर्वी घाट श्रेणी का पार्ट है। थोड़ी इसकी डिटेलिंग देख लीजिए। उत्तर में उड़ीसा के गंजम जिले से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है ये। उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक है एवं दक्षिण में कम है। इस पर्वत की उत्पत्ति कडप्पा भूसन्नति से प्रायद्वीपीय प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होते समय हुआ है तथा वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, जो कडप्पा भूसन्नति बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में क्या होता है भूसन्नति। तो प्रायद्वीपीय प्लेट से जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होके गई, ठीक है, तो उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना, वो क्या बन गया है? उसी से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। जो भी इसकी आज की जैसी संरचना है उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल किसका है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अलग होने का। ठीक, तथा इसके साथ साथ अब क्या है कि ये अवशिष्ट पर्वत, यानी यहाँ इसका अपर्दन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो अपर्दन हो रहा है तो बस कुछ बचा कुछ पार्ट इसका बच रहा है ना। तथा महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों के द्वारा अपने मार्ग निर्माण के क्रम में इसकी क्रमबद्धता को भंग कर दिया गया है। अब ये लाइन से पर्वत था, यहाँ से महानदी ने काट दिया बीच से, फिर गोदावरी ने काट दिया, उसके बाद कृष्णा ने काट दिया, फिर कावेरी ने काट दिया। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूटी है इसकी ये भंग हो गई है। अब आंध्र प्रदेश में इसे इरामल्ला से लेके, यहाँ ऊपर हमने देखा था इरामल्ला, नांदयाल घाटी, नालामल्ला, शेषाचलम, वलीकुंड, पालीकुंड, अरायाकुंड। ठीक, और तमिलनाडु में जावदी से लेके गुडुमलाई तक। इसे इरामल्ला से लेके अरायाकुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें शेषाचलम की पहाड़ी एक जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जब हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है। उसके बाद ये अभी ऊपर हमने डिस्कशन किया इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ये क्या होते हैं। ठीक, इन सब के अपने डिफिनीशंस हैं। ठीक है, तो शेषाचलम की पहाड़ी क्या है? एक जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और जबकि इरामल्ला जो है एवं नालामल्ला दोनों ये क्या है?
के मध्य ग्रीष्मकालीन शरण स्थली नांदयाल घाटी, यानी कि ये क्या है, नांदयाल घाटी एक समझिए कि वो हिल स्टेशन है। ये नांदयाल घाटी किसके मध्य अवस्थित है, इरामल्ला और नालामल्ला के मध्य। ठीक, आगे देखते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु उच्च भूमि पर कई छोटी छोटी पहाड़ियों को जावदी से लेके कहाँ, गोडुमलाई के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी जब पूर्वी घाट को काटकर तमिलनाडु उच्च भूमि से नीचे की ओर उतरती है तो हेजिकल जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा जलप्रपात, हेजिकल। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। कहाँ है, पूर्वी घाट पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, देखिए विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा भ्रंश पाया जाता है। सतपुड़ा के बाद आपको अजंता और सतमाला की श्रेणियाँ मिलेंगी पर्वत में, और इसमें क्या पाया जाएगा, ताप्ती भ्रंश। भ्रंश का मतलब घाटी, इसी से होकर बहती हैं ये नदियाँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी नदियाँ घाटियों से होकर बहती हैं, नदी घाटियों से या भ्रंश घाटियों से। तो ये नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी कहने का मतलब है कि सबसे पहले ऊपर नर्मदा यहाँ से फ्लो हो रही थी, ये ऊपर, ये सब मान के चलिए कि चट्टान था यहाँ से, फिर नर्मदा ने इनको काटते 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 इसको क्या कर दिया है, इस तरीके से कर दिया है, समझ गए। तो ये घाटी का निर्माण हुआ इस तरीके से, इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। जब अपवाह तंत्र हम लोग देखेंगे, अपवाह तंत्र, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नदियाँ जो हैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, कैसी कैसी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं अपने अपवाह के दौरान। ठीक, उसी में से आपको भ्रंश देखने को मिलेगा। इसकी डिटेलिंग देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैप पे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कहाँ कहाँ है। ये देखिए, ये रहा विंध्यन रेंज, विंध्यन श्रेणी, ये रही सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, ये अजंता और ये सतमाला, महाराष्ट्र में है ये दोनों, अजंता और सतमाला। बीच में आपको बालाघाट देखने को मिलेगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप आइएगा तो क्या क्या, विंध्य, सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट और सतमाला। ठीक, उसके बाद ये फिर सतपुड़ा के बाद, अच्छा एक बार इसको हम लोग ना पूरा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, विंध्य, कहाँ, ये रहा। ठीक, और उसके भी ऊपर अगर देख लें तो कैमूर, कैमूर रेंज इसके भी ऊपर है। अगर ऑप्शन में आ जाए कैमूर तो भैया पता होना चाहिए ना कि कैमूर ऊपर है विंध्य के। ठीक, उसके नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा, सतपुड़ा, यानी कैमूर, विंध्य, सतपुड़ा। ठीक, सतपुड़ा के बाद मैकाल, मैकाल के बाद महादेव श्रेणी, ये एमपी वगैरह में महादेव श्रेणी मिलेगी, महादेव श्रेणी। उसके बाद क्या मिलेगा, फिर अजंता, उसके बाद फिर बालाघाट, बालाघाट के बाद सतमाला। तो इसको सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी है। वैसे इन दोनों को अगर छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जा रहे हैं ये दोनों, तो इनको तो बिल्कुल रेंज में रखना है, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, अजंता, बालाघाट और सतमाला। ठीक है, अब थोड़ी बहुत और डिटेलिंग, यहाँ तो दो तीन चीज़ें मिट गई हैं। देखिए, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी का फ्लो है, सतपुड़ा और अजंता के बीच से ताप्ती नदी का फ्लो है। ठीक, ये दो चीज़। महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, सतमाला की सबसे ऊंची चोटी है दोढप, और विंध्य जो विंध्याचल है उसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, और मैकाल रेंज में अवस्थित है अमरकंटक। अमरकंटक से ही इधर नर्मदा निकलती है और इधर कौन निकल जाता है, सोन। ठीक,
आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो विंध्य श्रेणी में आपको कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले विंध्य, फिर भारनेर, फिर भांडेर, फिर मिर्ज़ापुर की पहाड़ी, फिर कैमूर की पहाड़ी और फिर पारसनाथ की पहाड़ी। ये झारखंड में है। पारसनाथ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी बिहार, और ये यूपी, और यहाँ से कंबाइंडली यूपी प्लस एमपी। ठीक, तो ये इसको सीक्वेंस में याद रखना है। विंध्य, भारनेर, भांडेर, मिर्ज़ापुर, कैमूर और पारसनाथ। ठीक, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी अगर आप देखेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन सा मिलेगा? राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव श्रेणी और मैकाल की पहाड़ी। और मैकाल की पहाड़ी से इधर सोन और इधर नर्मदा। अब डिटेलिंग देखते हैं। नर्मदा भ्रंश के उत्तर में विंध्य पर्वत अवस्थित है, जो प्रायद्वीपीय प्लेट के अग्रभाग में अवस्थित विंध्य भूसन्नति से उत्पन्न है। जो प्रायद्वीपीय प्लेट था उसी के आगे फिर से ये विंध्य भूसन्नति जो थी ये प्रायद्वीपीय प्लेट के फ्रंट में अटैच थी आगे। ठीक, तो अब संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसमें चूना पत्थर एवं बालुका पत्थर की चट्टानें मिलती हैं। चूना और बालू। इसकी लंबाई लगभग 1120 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः विंध्य, भारनेर, भांडेर, मिर्ज़ापुर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी एवं झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी प्राप्त होती है। इसकी उत्तरी ढाल मंद है एवं दक्षिणी ढाल अधिक तथा श्रेणीदार संरचना वाला है। इसका विंध्य पर्वत का। नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश के मध्य सतपुड़ा पर्वत अवस्थित है, जो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब कि उसके दोनों तरफ माउंटेन है। ठीक, देख लीजिए बर्फ। इधर विंध्यन रेंज है और यहाँ अजंता रेंज है। बीच में फंस गया कौन? सतपुड़ा। तो ब्लॉक रेंज का उदाहरण है ये। क्या है? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव एवं मैकाल श्रेणी तथा झारखंड में गंगा डेल्टा के शीर्ष पर राजमहल की पहाड़ी प्राप्त होती है। इसी का पार्ट है कौन? राजमहल की पहाड़ी, झारखंड में। महादेव पर्वत में अवस्थित धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पंचमढ़ी महादेव पहाड़ी का हिल स्टेशन एवं जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है। और जबकि मैकाल श्रेणी में कौन सा अवस्थित है? अमरकंटक चोटी। इसके उत्तर पूर्व की ओर से सोन और पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है। यह हमने डायग्राम में देखा। अब नर्मदा नदी जबलपुर के निकट संगमरमर के चट्टानों पर प्रवाहित होते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार कहाँ पे? जबलपुर के निकट। आज मेरे ख्याल से हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग अरावली श्रेणी को देखेंगे और अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। आज लिख देता हूँ थैंक यू। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।